Bismillahirrahmanirrahim. Now it is our second lecture on the topic of thromboembolic disease and blood coagulopathies. And in the last lecture, we have discussed definitions and risk factors and non-pharmacological treatment. In the pharmacological treatment, we have already discussed the table 35.5, which is basically guidelines for the initial treatment of venous thromboembolic disease. ये हम फर्स्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं. अब हम इंडिविजुअल एजेंट्स यानी इंडिविजुअल ड्रग जो है वो उनको डिस्कस करने जा रहे हैं. एंड द फर्स्ट ड्रग इज अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन. इंडिकेशन क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी? पेशेंट्स विद प्रूवन VTED may receive concomitant heparin for acute treatment and warfarin therapy acutely. जो भी पेशेंट है जिसको कंफर्म हो गया डायग्नोसिस, प्रूवन है वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ है, उसको आपने जो है वो अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन यानी हेपरिन देना है एज ए एक्यूट ट्रीटमेंट, और उसके साथ वॉरफेरिन यानी ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी भी स्टार्ट करनी चाहिए. देन फॉलोड बाय वॉरफेरिन थेरेपी फॉर कंटिन्यूड प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस ऑफ VTED अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेशन टू वॉरफेरिन लाइक प्रेगनेंसी आर प्रेजेंट. इसके अलावा ये कि अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन के आपने दोनों साथ स्टार्ट करनी है वॉरफेरिन एंड हेपरिन. हेपरिन 5 to 7 डेज़ के बाद आपने स्टॉप कर देनी है, लेकिन वॉरफेरिन आपने कंटिन्यू करनी है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अप टू 6 months to 1 year डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़. जबकि सिर्फ किस सूरत में आप वॉरफेरिन नहीं दे सकते, जब उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन हो, लाइक फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी में अगर देखा जाए तो वॉरफेरिन की जो कैटेगरी है, जो FDA कैटेगरी है, वो कैटेगरी X है. कैटेगरी X का मतलब ये है कि इट इज़ प्रूवन इन डिफरेंट क्लिनिकल स्टडीज़ एंड एविडेंसेस आर showing that the drug is teratogenic and that is why it should be avoided in pregnancy, or it is not avoided but word used contraindicated in the pregnancy. Mechanism of action की अगर हम बात करें, the major mechanism by which heparin blocks coagulation is by catalyzing the inhibition of thrombin. यानी जो थ्रोम्बिन फॉर्मेशन है उसको इनिबिट करेंगे. UFH acts on the anticoagulant by catalyzing the inactivation of thrombin, which is factor 2A, activated factor 10A and activated factor 9 और 9A by antithrombin. तो बेसिकली अगर देखा जाए थ्रोम्बिन जो है वो 3 फैक्टर्स को इनिबिट करती है, फैक्टर 2, फैक्टर 10 और फैक्टर 9. इन 3 फैक्टर को इनिबिट करती है जिससे इसका एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, यानी क्लॉटिंग इफेक्ट जो है वो उसको इनिबिट करती है. अच्छा जनाब, नाउ फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है हेपरिन की? फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर आप बात करें तो द मैकेनिज्म ऑफ हेपरिन क्लियरेंस आर कॉम्प्लेक्स. इसके जो क्लियरेंस का जो मैकेनिज्म है दैट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स. फर्स्ट, हेपरिन बाइंड्स टू नंबर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स and other than antithrombins which competes with the antithrombin heparin binding, जो कि compete करती है एंटीथ्रोम्बिन के साथ बाइंडिंग में. तो जो है वो जिसकी वजह से इसकी एफिकेसी जो होती है मुख्तलिफ इंडिविजुअल में मुख्तलिफ शो होती है. अच्छा, हेपरिन इज क्लियर्ड बाय रैपिड फेज सेल्यूलर एलिमिनेशन. एक तो ये कि ये क्लियर्ड होती है रैपिड फेज सेल्यूलर एलिमिनेशन फॉलोड बाय मोर ग्रेजुअल रीनल क्लियरेंस, और उसके बाद फिर रीनल क्लियरेंस भी होता है, विच कैन बेस्ट बी एक्सप्लेन बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ सैचुरेबल एंड नॉन सैचुरेबल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक मॉडल्स. यानी सैचुरेबल एंड नॉन सैचुरेबल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक मॉडल के सैचुरेबल काइनेटिक्स भी है और नॉन सैचुरेबल काइनेटिक्स भी है. सैचुरेबल काइनेटिक्स यानी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एंड नॉन सैचुरेबल काइनेटिक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. तो जीरो ऑर्डर से लेके फर्स्ट ऑर्डर दोनों तरह की काइनेटिक्स को ये फॉलो करती है. व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन द फिक्स्ड डोज, देन फिर क्या होता है? द एंटीकोगुलेंट रिस्पॉन्स टू हेपरिन वेरीज अमंग पेशेंट एंड विद इन द सेम पेशेंट, इंटर पेशेंट वेरिएबिलिटी. वो ये कि एंटीकोगुलेंट रिस्पॉन्स इसका वेरी करता है. उसकी वजह यही है कि ये बाइंड टू द नंबर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन विच कॉम्पीट्स विद एंटीथ्रोम्बिन हेपरिन बाइंडिंग.
तो उसकी वजह से जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्योंकि प्रोटीन के कंटेंट डिफरेंट होते हैं, वेरी करते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट टू पेशेंट इनका जो रिस्पॉन्स है वो भी वेरी करता है। इसी वजह से बाज़ दफ़ा सेम पेशेंट में भी अगर प्रोटीन की क्वांटिटी की वेरिएशन होती है तो फिर सेम पेशेंट में भी पहले जो रिस्पॉन्स आ रहा था बाद में वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो इंट्रा पेशेंट भी हो सकता है और इंटर पेशेंट वेरिएबिलिटी दोनों पॉसिबल है। This variability is caused by differences in patient's plasma concentration of heparin neutralizing proteins and rate of heparin clearance। इसके अलावा जो रीज़न है जिस डिफरेंस ऑफ रिस्पॉन्सेस की, उसकी और जो रीज़न्स हैं उसमें ये भी है कि हेपरिन न्यूट्रलाइजिंग प्रोटीन्स की क्वांटिटी भी डिफ़र करती है इंडिविजुअल में, और हेपरिन की जो क्लियरेंस है बॉडी से वो भी डिफ़र करती है। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द डोजेज। तो ये जो है वो थोड़ा सा वेरी करती है पेशेंट टू पेशेंट एज वेल एज डिजीज़ टू डिजीज़। तो अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन्स थेरेप्यूटिक इफेक्ट इज हैसेंड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लोडिंग डोज। तो इसको आप बढ़ा सकते हैं लोडिंग डोज से, इसका जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है, विच मे बी एम्पेरिकली सिलेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल 5000 यूनिट्स बोलस गिवन इंट्रावेनसली। तो एम्पेरिकली मीन्स के जो है वो कोई इसकी पर्टिकुलर कैलकुलेशन नहीं होती, एक जर्नल रिकमेंडेशन है कि 5000 यूनिट्स इसकी बोलस डोज दी जाएगी इंट्रावेनसली एंड और इंडिविजुअलाइज बाय द डोजिंग वेट, या फिर डोजिंग वेट के जो एक यूनिट है उस हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाए, या फिर बोलस डोज 5000 यूनिट्स भी दी जा सकती है। वेट बेस अगर देखा जाए तो द वेट बेस अप्रोच हैज़ रिजल्टेड इन यूज ऑफ लोडिंग डोज वेरिंग फ्रॉम 70 टू 100 यूनिट्स पर केजी, यानी 70 से लेके 100 यूनिट्स पर केजी तक वेट के हिसाब से जो है इसकी डोज होती है। अगर लेस सीवियर हो तो 70 यूनिट 100 यूनिट जब दी जाती है जब पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात की जाए तो इन दोनों की सिचुएशन में पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज़ मोर डेंजरस देन द डीवीटी। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि डीवीटी इज़ नॉट डेंजरस, डीवीटी इज़ ऑल्सो डेंजरस, बट पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, इस वजह से उसमें फिर ज़्यादा एग्रेसिव डोज देने की ज़रूरत पड़ती है। In some instances, the indication for which heparin therapy is being initiated is to be considered with 80 units per kg being used for all thrombotic indications। जनरली जो है वो एक जर्नल रिकमेंडेशन ये भी है कि हेपरिन जो है वो इनिशिएट की जाए 80 यूनिट्स पर केजी एज ए बोलस डोज इन ऑल थ्रोम्बोटिक इंडिकेशन अदर देन सस्पेक्टेड और प्रूव्ड पीई। हाँ, पीई को छोड़ दीजिए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को छोड़ दीजिए कि इसमें 80 यूनिट नहीं जाएगी, बल्कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आप मैक्सिमम डोज तक चले जाएंगे विच इज़ 100 यूनिट्स पर केजी। क्योंकि उसकी वजह क्या है वो मैं अभी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो उसकी का मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, इट इज़ मोर सीवियर, इट रिक्वायर मोर एग्रेसिव ट्रीटमेंट, दैट इज़ वाई इट शुड बी द बोलस डोज शुड बी कैलकुलेटेड एज 100 यूनिट्स पर केजी। अच्छा, इसके अलावा वेरिएबल अप्रोचेस टू कंटिन्यूस डोजिंग हैव बीन एम्प्लॉयड। अब ये कि कंटिन्यूस डोजिंग जो करनी है तो वो क्या होगी बोलस डोज के अलावा। एम्पेरिक डोजिंग क्या है कि 1000 यूनिट्स पर आवर एडमिनिस्टर की जाए, ठीक है, 1000 यूनिट्स पर आवर मे बी यूज बट मे रिजल्ट इन सब थेराप्यूटिक और सुपरा थेरेप्यूटिक आउटकम। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा। किसी पेशेंट में ये 1000 यूनिट्स पर आवर सब थेरेप्यूटिक होगी और किसी पेशेंट में ये सुपरा थेरेप्यूटिक होगी। और ये कैलकुलेट कैसे होगी, कैसे पता चलेगा सब थेरेप्यूटिक है या सुपरा थेरेप्यूटिक है? बेस्ड अपॉन द रिजल्ट्स ऑफ एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो कि बिलो या अबव द टारगेटेड रेंज है, ठीक है। तो एपीटीटी की वैल्यू से हमें अंदाज़ा होगा कि क्या सिचुएशन है, हमें क्या करना है, डोज जो है वो कम है या ज़्यादा है, यानी सब थेरेप्यूटिक है डोज या सुपरा थेरेप्यूटिक है। अनदर अप्रोच टू कंटिन्यूअस डोजिंग इंक्लूड कमेंसिंग विद द फिक्स डोज अदर देन द एम्पेरिक डोज ऑफ 1000 यूनिट्स पर आवर, यानी इसके अलावा कोई और डोज से जो है वो स्टार्ट किया जाए। वन सच अप्रोच में सी एन इनिशियल लोडिंग डोज ऑफ 32,000 यूनिट्स पर 24 आवर, ठीक है। तो उसमें क्या है
कि 32,000 यूनिट्स पर 24 आवर बाय कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन। पहले तो आप 24 घंटे में 32,000 यूनिट्स जो है वो एडमिनिस्टर कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद एक और अप्रोच है, येट अनदर अप्रोच वैलिडेटेड इन मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिटरेचर। वो क्या है, यूजेज ए वेट बेस नोमोग्राम्स। नोमोग्राम को यूज किया जाए जो कि वेट बेस होंगे फॉर कमिंसिंग हेपरिन थेरेपी दैट वेरीज बिटवीन 15 टू 25 यूनिट्स पर केजी पर आवर, कि पर आवर इतने केजी के हिसाब से 15 टू 25 यूनिट्स पर केजी पर आवर आपने एडमिनिस्टर करनी है। और ये वेट बेस होगी कि पेशेंट का वेट जितना होगा उस हिसाब से ये यूनिट कैलकुलेट होंगे और उतने 1 घंटे में आपने देनी होगी। यहाँ पे ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं कि लोअर डोजेज आर यूजुअली इनिशिएटेड फॉर मोस्ट थ्रोम्बोटिक इंडिकेशन अदर देन पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्यों? वो सेम रीज़न है, क्योंकि बाकी जो थ्रोम्बोटिक कंडीशंस हैं वो इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है जितनी सीरियस पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से पेशेंट की डेथ जो होती है या डेथ रेट का जो डेथ रेट वो हाई है या उसका रिस्क ऑफ डेथ मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, इस वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म रिक्वायर वेरी एग्रेसिव ट्रीटमेंट। यही बात ये यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म रिक्वायर मोर एग्रेसिव थेरेपी दैट इज अप टू 20 यानी मैक्सिमम तक चले जाएंगे अप टू 25 यूनिट्स पर केजी पर आवर बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन दैट द क्लियरेंस ऑफ हेपरिन में बी इंक्रीज दस नेसेसिटेटिंग द इंक्रीज इन द डोज। हम ये इस वक्त कंसिडर करेंगे कि नहीं जी वो क्लियरेंस जो होगी उसकी ठीक होगी या बढ़ जाएगी धीरे धीरे। आपने उस वक्त उसको 25 यूनिट्स पर केजी पर आवर से स्टार्ट करना है ताकि पेशेंट को मॉनिटर किया जाए। मॉनिटर तो कर ही रहे होंगे लेकिन पेशेंट की जान क्योंकि उस वक्त बचानी है। अच्छा, इनिशियल हेपरिन वेट बेस्ड डोजिंग नोमोग्राम एंड सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट प्रोटोकॉल हैव बीन डेवलप्ड टू असिस्ट द वेट बेस्ड डोजिंग एफर्ट। ठीक है, जो नोमोग्राम है वो क्या है, वेट बेस्ड डोजिंग की एक एफर्ट की गई है। सच प्रोटोकॉल शुड बी डेवलप फॉर ए स्पेसिफिक APTT reagent as mentioned in table 35.2 and table 35.3। तो टेबल 35.2 और टेबल 35.3 को अगर हम देखें तो उसमें वो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसको हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये देखें ये क्या है। सबसे पहले टेबल 35.2 की अगर हम बात करें तो वेट बेस्ड नोमोग्राम, ठीक है। वेट बेस्ड नोमोग्राम क्या कर रहा है कि APTT मॉनिटर करना है। अभी आपने APTT मॉनिटर तो खैर छोड़ दें, अभी पहले इनिशियल डोज स्टार्ट करनी है यानी बोलस डोज 80 यूनिट्स पर केजी बोलस डोज। आपने क्या कैलकुलेट की, 80 यूनिट्स पर केजी बोलस डोज दे दी और उसके बाद फिर 18 यूनिट्स पर केजी पर आवर मेंटेनेंस डोज या कंटिन्यूइंग डोज आपने देनी है। अगर APTT लेस देन 35 सेकेंड है, ठीक है, या बाद में हो गया, ठीक है, या अगर अभी स्टार्ट में ही लेस देन 35 सेकेंड है तो बोलस डोज तो यही देंगे आपने 80 यूनिट्स पर केजी। लेकिन जो आप मेंटेनेंस डोज देंगे वो देंगे 4 यूनिट्स पर केजी पर आवर। अगर स्टार्ट में ही यानी APTT जो है वो 35 से 45 सेकेंड है यानी बेस लाइन जिसको हम कहते हैं स्टार्ट में ही 35 टू 45 सेकेंड है, देन द बोलस डोज विल बी हाफ, मीन्स कि आप 40 यूनिट्स पर केजी बोलस डोज देंगे और उसके बाद फिर मेंटेनेंस डोज होगी 2 यूनिट्स पर केजी पर आवर। अच्छा, अब जो भी था आपने स्टार्ट कर दिया, बाद में फिर जब आपने APTT चेक किया तो वो क्या आया 46 से 70 सेकंड के दरमियान में। तो फिर ये जो आप ये जो चला रहे होंगे ये है या ये जिससे भी स्टार्ट किया है इसमें कोई चेंज नहीं करना, फिलहाल जारी रखना है। फिर अगले 24 घंटे के बाद जब आपने दोबारा APTT किया तो वो आया 71 से लेके 90 सेकेंड तक। तो फिर क्या करें, डिक्रीज द इन्फ्यूजन रेट बाय 2 यूनिट्स पर केजी पर आवर। फिर आपने ये जो रेट चल रहा होगा इसको छोड़ दीजिए, ये जो रेट चल रहे होंगे इसको कम करना है 2 यूनिट्स पर केजी पर आवर। और जब ये 90 सेकेंड तक पहुंच गया तो फिर होल्ड इन्फ्यूजन फॉर 1 आवर, 1 घंटे तक इन्फ्यूजन रोक दीजिए और फिर देन डिक्रीज द इन्फ्यूजन रेट बाय 3 यूनिट्स पर केजी पर आवर। ठीक है, राइट। अच्छा, ये जो है आप कैसे चेक कर रहे होंगे, दिस थेरेप्यूटिक रेंज करेस्पॉन्डिंग टू
एंटी फैक्टर 10A एक्टिविटी of 0.3 to 0.7 units per ml, and the therapeutic range may at any institution should be established by correlation with anti-factor 10A level in the range of 0.3 से 0.7 units per ml. ठीक है, जो उसके जो एंटी फैक्टर लेवल जो होने चाहिए एंटीबॉडीज़ वो ये होने चाहिए. ये तो है टेबल 35.2 जो वेट बेस नोमोग्राम है, और APTT के बेस पर आपको बता रहे हैं कि आपने बोलस डोज कितनी देनी है, और बोलस डोज के बाद फिर जब ये बढ़ता चला जाएगा तो फिर उसमें आपने उसको मेंटेनेंस डोज में क्या चेंज लेकर आना है. अच्छा, जो दूसरा टेबल है टेबल 35.3 हेपरेंट डोजिंग एडजस्टमेंट प्रोटोकॉल. ये क्या है? डोजिंग एडजस्टमेंट प्रोटोकॉल है. ये आपको डोजिंग एडजस्टमेंट प्रोटोकॉल बता रहा है. यहाँ पे ए का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग डोज 5000 यूनिट्स, और आपने स्टार्टिंग डोज 5000 यूनिट्स इंट्रावेनस IV बोलस डोज फॉलोड बाय 32,000 यूनिट्स पर 24 आवर एज ए कंटिन्यूस इन्फ्यूजन. आपने क्या किया? पहले ये चलाया है. ठीक है, यही बात कर रहे हैं कि पेशेंट का जो था शुरू में APTT था लेस देन 50 सेकेंड. आपने क्या किया? अच्छा, एक चीज़ हाँ यहाँ मैं बता दूं कि आपने स्टार्ट तो कर दिया, 5000 यूनिट इंट्रावेनस बोलस डोज दी. ठीक है, और फिर उसके बाद 24 आवर में आपने 32,000 यूनिट्स दे दिए. फिर आपने क्या किया कि फर्स्ट APTT परफॉर्म 6 आवर आफ्टर द बोलस इंजेक्शन. ठीक है, 6 घंटे के बाद जब आपने चेक किया, नाउ द पेशेंट्स APTT इज लेस देन 50 सेकेंड. देन व्हाट यू नीड टू डू? रिपीट द बोलस डोज 5000 यूनिट्स फिर दीजिए. इन्फ्यूजन क्या करें? स्टॉप करना है इन्फ्यूजन? स्टॉप इन्फ्यूजन? नो. ठीक है, बल्कि चेंज द रेट ऑफ इन्फ्यूजन पर ml आवर यूनिट्स पर 24 आवर, कि आप उसमें जो आप ये जो 32,000 दे रहे थे यूनिट्स पर 24 आवर, इसमें +3 यूनिट्स बढ़ा दीजिए. ठीक है, पर आवर मीन्स के ये +3 ml पर आवर आप बढ़ा दीजिए, 3 ml पर आवर बढ़ा दीजिए, जो कि दरअसल क्या होगा, 24 घंटे में 2880 यूनिट यानी 32,000 यूनिट्स प्लस 2880 यूनिट्स बढ़ा दिए. ठीक है, तो आप ये बढ़ा देंगे अगर अभी भी जो है वो APTT लेस देन 50 सेकेंड है. एक तो बोलस डोज रिपीट किया है, दूसरा आपने इन्फ्यूजन रेट को बढ़ा भी दिया. अच्छा, नाउ टाइमिंग ऑफ द नेक्स्ट APTT. अगले APTT 6 घंटे के बाद करना है. आपने किया, सपोज दैट कि इतना ही आया, तो फिर आपने बोलस डोज देनी है और यही चलाना है, या इससे और आपने यही +3 ml पर आवर आपने बढ़ाना है, या 2880 यूनिट पर 24 आवर आपने बढ़ाने हैं. फिर अगले ही 6 घंटे तक के बाद आपने APTT किया. 6 घंटे के बाद APTT हो गया 50 से 59 सेकेंड पे. रिपीट द बोलस डोज? नो, कोई ज़रूरत नहीं है. इन्फ्यूजन को स्टॉप करना है? नहीं. हाँ, ये जो मेंटेनेंस डोज है इसको बढ़ाना है, यानी अभी भी 3 ml पर आवर आपने बढ़ाना है, यानी आपने 2880 यूनिट पर 24 आवर फर्दर इंक्रीज करने हैं. अच्छा, टाइमिंग ऑफ द नेक्स्ट APTT. अब अगले 6 घंटे के बाद आपने फिर APTT को चेक करना है. अगर ये आ जाए 60 to 85 सेकेंड, बोलस डोज? नो. स्टॉप इन्फ्यूजन? नो. चेंज रेट ऑफ इन्फ्यूजन? नो. जो चल रहा है चलने दें. अब उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगले दिन का इंतज़ार करें. अगले दिन सुबह किया, पेशेंट का जो APTT है वो हो गया 86 से लेके 95 सेकेंड तक. रिपीट द बोलस डोज? नो. स्टॉप इन्फ्यूजन? नो. बल्कि चेंज द रेट ऑफ इन्फ्यूजन -2 ml पर आवर, यानी 2 ml पर आवर कम कर दीजिए. तो ये कितना बनेगा? 1920 यूनिट पर 24 आवर आपने कम कर दिया. फिर 6 घंटे के बाद करें तो पता चला ये आया 96 से 120 सेकेंड. रिपीट द बोलस डोज? नो. स्टॉप इन्फ्यूजन? यस फॉर 30 मिनट. आधे घंटे के लिए इन्फ्यूजन को स्टॉप कर दीजिए. और आधे घंटे के बाद जब आपने दोबारा स्टार्ट करना है तो मज़ीद 2 ml पर आवर इसको आपने कम करना होगा, यानी 1920 यूनिट्स पर 24 आवर में आपने कम करना है. फिर 6 घंटे के बाद आपने चेक करना है. अब अगर ये ग्रेटर देन 120 सेकेंड हो गया, स्टॉप बोलस डोज नहीं दी जाएगी. इन्फ्यूजन स्टॉप करना है, यस 60 मिनट, यानी 1 घंटे के लिए आपने इन्फ्यूजन को स्टॉप करना है.
जब ये आप स्टॉप कर देंगे, फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद आपने फिर लाजिम बात है इन्फ्यूजन दोबारा स्टार्ट करना है। जब आप दोबारा स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या करना है, -4 ml पर आवर, 4 ml पर आवर कम होने चाहिए, जो कि टोटल कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे 24 घंटे में 3840 यूनिट, 3840 यूनिट्स पर 24 आवर में कम होंगे। फिर उसके बाद प्रोटोकॉल क्या कहता है कि फर्दर 6 आवर के बाद आपने चेक करना है। उसके बाद फिर जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा फिर आपने यही करना है कि 60 मिनट्स के लिए आपने स्टॉप किया और -4 ml पर आवर और ये इतने यूनिट्स पर 24 आवर कम किए। फिर 6 घंटे के बाद आपने चेक किया, फिर और बढ़ गया, फिर आपने जो है वो इस तरीके से इसको लेकर चलना होगा। तो ये है वो प्रोटोकॉल जिसको आपको फॉलो करना है और ये प्रोटोकॉल जो है वो गाइडलाइन ने हमें दिया है। वी हैव टू स्टिक टू दिस प्रोटोकॉल, वी हैव टू फॉलो दिस प्रोटोकॉल। अच्छा जनाब, तो ये तो हमने प्रोटोकॉल पे बात कर ली। नाउ मॉनिटरिंग द इफेक्ट ऑफ अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन और मॉनिटरिंग द इफेक्ट ऑफ हेपरिन। The anticoagulant effect of heparin are usually monitored by the APTT, means activated partial thromboplastin time. The APTT should be obtained at baseline, वही जैसे जब आप स्टार्ट करा रहे हैं, यानी वही जब आप इनिशियल डोज दे रहे हैं उस वक्त, जैसे यहाँ पर भी था कि स्टार्टिंग पे आपने क्या किया, जब आपने स्टार्ट किया ओके तो उस वक्त आपने चेक किया एज ए बेसलाइन कहते ही उसे जब आप स्टार्ट करा रहे हैं। तो APTT should be obtained at baseline before commencing the therapy and then monitor 6 hours after commencing the हेपेरिन थेरेपी, और फिर 6 घंटे के बाद आपने चेक करना है जब आप हेपेरिन थेरेपी स्टार्ट करवा चुके होंगे। सब्सिक्वेंट डोजिंग एडजस्टमेंट आर बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द दिस एंड एडिशनल APTT's वैल्यूज, और उसके बाद आगे आपने डोज की क्या एडजस्टमेंट करनी है, वही डोज रखनी है, कम करनी है, नो चेंज है, वो सारा जो होगा वो डिपेंड करेगा कि APTT के रिजल्ट क्या हैं। चाहे वो वेट बेस्ड नोमोग्राम आप यूज़ कर रहे हो, चाहे हेपेरिन डोजेज एडजस्टमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से आप इस गाइडलाइन के हिसाब से चल रहे हो, चाहे कोई भी फॉलो कर रहे हो, वो APTT की बेस पे डिसाइड होगा कि आपने क्या करना है, आगे डोज जो है वो हेपेरिन की बढ़ानी है या हेपेरिन की डोज कम करनी है। द APTT ratio used to determine the therapeutic effect is measured by dividing the observed APTT and the mean normal laboratory control APTT। APTT क्या होगा कि ये मेजर किया जाए कि ये एक रेशो होता है, ठीक है, सेकंड्स का, टाइम का, जो कि मेजर किया जाएगा डिवाइडिंग द ऑब्जर्व्ड APTT यानी पेशेंट का APTT बाय द मीन ऑफ द नॉर्मल लेबॉर्ट्री APTT, जो कि नॉर्मल वैल्यू होती है लेबॉर्ट्री की, उससे डिवाइड किया जाएगा तो आपको ये पेशेंट का जो होगा APTT रेशो मिल जाएगा। अच्छा जरा, ट्रेडिशनली इट वॉज टॉट दैट फॉर मैनी APTT reagents a therapeutic levels or the therapeutic effect was obtained was achieved with the APTT ratio in between of 1.5 to 2.5। यानी ट्रेडिशनली ये हमें बताया गया है, मुख्तलिफ बुक्स में लिखा गया है कि मैनी APTT रिएजेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो है वो अचीव हो जाता है अगर ये रेशो आ रहा है इन बिटवीन 1.5 से 2.5, यानी जो पेशेंट के APTT जो सेकंड है वो और जो लेबॉर्ट्री नॉर्मल लेबॉर्ट्री मीन है उसका रेशो अगर 1.5 से 2.5 है तो इसका मतलब है थेरेप्यूटिक इफेक्ट वॉज अचीव्ड। बट आप जो है वो इस पर रिलाई 100% नहीं कर सकते, क्यों? However, because APTT reagents may vary in their sensitivity, ठीक है, जो ये reagents हैं मुख्तलिफ कंपनी के जो आते हैं वो अपनी जो सेंसिटिविटी है उसमें वेरी करते हैं, लिहाजा इट इज़ इनएप्रोप्रिएट टू यूज़ द सेम APTT रेशो फॉर ऑल reagents। यानी ये फिर इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा कि आप जो है सेम APTT रेशो यूज़ करें फॉर ऑल रिएजेंट्स, क्योंकि ये जब लेबॉर्ट्री के जो रिएजेंट्स होंगे ये सेंसिटिविटी में वेरी करेंगे तो फिर ये इसको आप 1.5 से 2.5 को स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं मान सकते। द थेरेप्यूटिक रेंज फॉर ईच APTT रिएजेंट शुड बी कैलिब्रेटेड, और फिर थेरेप्यूटिक रेंज हर APTT रिएजेंट की कैलिब्रेट की जाए टू द इक्वलेंट हेपेरिन लेवल ऑफ 0.2 to 0.4 यूनिट्स पर ml बाय होल ब्लड
प्रोटामाइन टाइट्रेशन, या फिर वही प्रोटामाइन टाइट्रेशन के ज़रिए आप जो है इसकी 0.2 यूनिट पे जो है वो उसकी न्यूट्रलाइजेशन को स्टैंडर्डाइज करें, यानी उसकी स्टैंडर्डाइजेशन की जाए, तो या फिर ये तरीक़ाकार होगा। और 2 एंटी फैक्टर 10A लेवल विथ ए प्लाज्मा हेपरिन लेवल ऑफ अगर हम इसकी बात करें ऑफ 0.3 to 0.7 यूनिट्स पर ml कलेक्टेड एट द 6 आवर ऑफ अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन, कि एंटी फैक्टर 10A लेवल पे 0.3 से 0.7 यूनिट्स पर ml पे 6 आवर पे हेपरिन जो है वो उसको न्यूट्रलाइज कर रहा हो, उसको कंट्रोल कर रहा हो, तो अगर वो उस पर तमाम 0.3 से 0.7 यूनिट्स पर ml पे तमाम हेपरिन जो है वो उसको न्यूट्रलाइज हो जाता है, उस पर इतने पे या रिएक्ट कर लेता है इतनी एंटीबॉडी पे, तो फिर हम उसको कंसिडर करेंगे कि ठीक है ये जो है वो सही लेवल है और ये जो है वो कैलिब्रेटेड हो जाएगा उस सूरत में वो रिएजेंट। लिहाजा इसको जो होगा वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन रखनी पड़ेगी। तो ये है दरअसल वो इशू जो कि हमें, जिसके लिए हमें एज ए फार्मासिस्ट वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट एपीटीटी रिजल्ट्स, कि उसकी स्टैंडर्डाइजेशन हुई हुई है या नहीं हुई हुई है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं अदर ओरल या ओरल एंटीकोगुलेंट्स एजेंट्स पे, जिसमें सबसे पहले आपके पास जो ड्रग है दैट इज़ वारफेरिन। वारफेरिन की अगर हम बात करें और इंडिकेशन की बात करें तो वारफेरिन इज़ प्रूवन इफेक्टिव इन द, किस चीज़ में इफेक्टिव है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज़, चाहे प्राइमरी कॉज हो चाहे कोई और सेकेंडरी कॉज हो, वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज़ को, उनमें ये जो है प्रिवेंशन में जो है वो प्रिवेंशन के लिए ये इट इज़ इफेक्टिव और इट इज़ प्रूवन दैट इट इज़ इफेक्टिव इन सच सिचुएशन। अच्छा, टिश्यू एंड मैकेनिकल प्रोस्थेटिक। अच्छा, इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ सिस्टमिक आर्टीरियल एम्बोलिज्म इन पेशेंट विद टिश्यू एंड मैकेनिकल प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व और एट्रियल फिब्रिलेशन। उन पेशेंट्स में भी आर्टीरियल एम्बोलिज्म के जो है को प्रिवेंट करती है, सिस्टमिक आर्टीरियल एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करती है, जिनमें टिश्यू या फिर मैकेनिकल प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स हैं, जो हार्ट के वाल्व्स चेंज किए गए हैं सर्जरी के ज़रिए, टिश्यू वाल्व लगाए गए हैं या मैकेनिकल आर्टिफिशियल लगाए गए हैं, प्रोस्थेटिक कहते हैं फॉरेन को, तो हार्ट वाल्व लगाए हैं जिसकी वजह से क्लॉटिंग हो सकती है, या फिर फिब्रिलेशन की वजह से भी क्लॉटिंग हो सकती है, तो उस सूरत में भी ये जो है ड्रग जो होगी, इंडिकेशन जो है वो इसकी ये जो है ये भी है प्रूवन इंडिकेशन है, अप्रूव्ड इंडिकेशन है कि वो इसमें भी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म जो है, सिस्टमिक आर्टीरियल एम्बोलिज्म जो है वो उसको प्रिवेंट करती है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इन पेशेंट विद पेरिफेरल arterial disease and prevention of stroke, recurrent infarction and death in patient with acute myocardial infarction। तो प्रिवेंशन है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, वजह यही है कि क्योंकि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इसलिए होता है कि थ्रोम्बस बन जाता है कोरोनरी आर्टरी में, तो उस थ्रोम्बस को बनने से प्रिवेंट करेगी तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन प्रिवेंट हो जाएगा। और होगा कहाँ से, ये पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ की वजह से, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ में क्लॉट बनेगा और वो मूव करके कोरोनरी आर्टरी में जाएगा और उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो वारफेरिन ले रहा होगा तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी और किसी किस्म का कोई क्लॉट यानी थ्रोम्बस फॉर्म नहीं होगा। यही प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक में भी है कि किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज जो होगी, वो क्लॉटिंग जो होगी या थ्रोम्बस फॉर्म नहीं होगा इन जो आर्टरीज हैं ब्रेन में, तो स्ट्रोक नहीं होगा। क्योंकि स्ट्रोक जब होता है जब ब्रेन की आर्टरी ब्लॉक होने लगती हैं, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई स्टॉप होने लगती है, तो जिसकी वजह से पेशेंट स्ट्रोक में जाता है। तो अगर पेशेंट वारफेरिन एज ए प्रिवेंशन ले रहा होगा तो फिर स्ट्रोक नहीं होगा, रिकरेंट इन्फार्क्शन, बार बार इन्फार्क्शन नहीं होगा। और इसी वजह से जब ये सब कंट्रोल होगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, स्ट्रोक, तो अल्टीमेटली आप दरअसल पेशेंट को डेथ से विद एक्यूट एमआई बचा रहे होंगे। इसके अलावा वारफेरिन में ऑल्सो बी यूज इन पेशेंट विद वेल्वुलर हार्ट डिजीज टू प्रिवेंट सिस्टमिक आर्टीरियल एम्बोलिज्म, क्योंकि जो वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ होती है, जब हार्ट के वेल्व्स एबनॉर्मल हो जाते हैं तो ये भी एम्बोलिज्म यानी क्लॉटिंग का रीज़न बन रहे होते हैं, क्योंकि ये रफ वाल्व हो जाते हैं और क्लॉटिंग करवा रहे होते हैं। यानी बेसिकली ये भी वही वैस्कुलर इंजरी का पार्ट है। तो इस वजह से जो है वो पेशेंट जो होता है वो
एम्बोलिज्म का शिकार होता है, और एम्बोलिज्म जो है वो फिर वही थ्रोम्बाई फॉर्म यानी थ्रोम्बी फॉर्म होता है, थ्रोम्बस फॉर्म होता है, और फिर वो किसी भी मेजर आर्टरी या वेन को ब्लॉक कर देता है और वहाँ पे ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है। लाइक अगर ब्रेन को ब्लॉक हो गई तो स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट को ब्लॉक हो गई तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाएगा, और इसी तरह से लंग को ब्लॉक हो गई तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगी। और ये तमाम सिचुएशन ऐसी हैं कि जिसमें पेशेंट की लाइफ भी जा सकती है। इस वजह से ये ज़रूरी है कि आप इसको प्रिवेंट करें, और वारफेरिन जो है वो इन तमाम सिचुएशन को प्रिवेंट करने में उसकी इफ़ेक्टिवनेस प्रूवन है कि प्रूवन है, बट इट हैज़ नेवर बीन डेमोस्ट्रेटेड बाय ए रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल, यानी छोटे क्लिनिकल ट्रायल्स में ये जो है वो प्रूवन है। कोई लार्ज जो है वो रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल उसमें प्रूवन नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी इसको इस कंडीशन में दिया जाता है और इससे पेशेंट को बेनिफिट भी होते देखा है। इसी वजह से उन तमाम पेशेंट्स को ये देना ज़रूरी होता है। इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वारफेरिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वारफेरिन से हम कंटिन्यू करेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ये आज हम सेकंड लेक्चर कंप्लीट करते हैं। सून वी विल कम बैक विद थर्ड लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।